देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों और अपने तमाम पैनलिस्ट का सादर अभिनंदन करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। यह देश का इकलौता बहस का शो है जहां आप दर्शक इस बहस की सबसे बड़ी धुरी होते हैं। आप ही इसके एंकर होते हैं, क्योंकि आपके मत के हिसाब से ही तय होता है कि हमें किस विषय पर बहस करना है, और आप ही अपने घर से सीधे जुड़ते हैं और सीधे जुड़ के हमें बताते हैं कि बहस को हमें किस डायरेक्शन में ले जाना है। आज का जो विषय है वो अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन भारत से बेहद नज़दीकी तौर पर जुड़ा हुआ है। आज का विषय देख लेते हैं। आज आपने किस विषय का चुनाव किया है, ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कुछ चल रहा है उसमें भारत के लोग क्या सोचते हैं, भारत के लोगों का क्या मानना है, क्या इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। इसीलिए हमने आज का सवाल रखा, आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी कार्रवाई कहाँ? ये कार्रवाई इजराइल में हो रही है। इजराइल लगातार हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहा है, और ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हमास ने इजराइल पर कई सारे रॉकेट से एक साथ हमला किया था। तो आइए इसी पर बहस करते हैं, और यही आज का बहस का विषय है। ऐसे में क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम होगा? इस बात की संभावना भी टटोली जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया पिछले 10 दिन से ज़्यादा से चल रहे इस युद्ध को लेकर बेहद सशंकित है। उनको लगता है कि ये युद्ध कहीं बड़ा ना बन जाए। एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इस मसले पर इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं, जितने भी मुस्लिम देश हैं वो इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं। वही दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ब्रिटेन हो, उससे इजराइल को समर्थन मिल रहा है। इजराइल का ये कहना है कि उसे आत्मरक्षा का अधिकार है। इजराइल का ये कहना है कि हमास जो कि बच्चों बूढ़ों के बीच छिपकर इजराइल पर हमला करता है, इजराइल पर रॉकेट दागता है, उसको नेस्तनाबूद करने का वक्त अब आ गया है। ऐसे में इसी पर हम बहस करेंगे। भारत में भी फिलिस्तीन के समर्थन में काफ़ी कुछ हो रहा है, इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं पिछले 10 दिन का अपडेट। तस्वीरें रोज आ रही हैं जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, तो वहीं इजराइल ने भी हमास को सबक सिखाने की कसम खाई है और आतंकी हमास और उसके हमदर्दों को इजराइल का आयरन डोम मिसाइल सिस्टम उनकी औकात दिखा रहा है। We've eliminated dozens of Hamas terrorists. हमने हमास के दर्जनों आतंकियों को मार गिराया है, और जिन ठिकानों को हमास हमलों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करता था, वैसे 100 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारत दुनिया के सामने हमेशा आतंकवाद की सच्चाई सामने लाता रहा है। इजराइल और गाजा में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोनों से शांति बहाल करने की अपील की है, साथ ही आतंकवाद पर आवाज उठाते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत विकासशील दुनिया की आवाज बनेगा। हम आतंकवाद जैसे मानवता के बड़े दुश्मन के खिलाफ आवाज उठाने से भी हिचकते नहीं। जबकि देश में इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थन में ट्वीट वार छिड़ा है। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट कर कहा, हम आपके साथ हैं, ऐसे ही डटे रहो इजराइल। कश्मीर में फिलिस्तीन के समर्थन में बनाए गए पोस्टर पर कोरोना काल के नियमों का उल्लंघन करने वाले आर्टिस्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इजराइल आतंकवाद का शिकार देश है। जिस तरह से इजराइल के नागरिक ठिकानों पर आतंकवादी संगठन हमास ने हमले किए, वैसे में आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए इजराइल का हमास के ठिकानों पर हमला करना अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का सदुपयोग करना है। भारत भी आतंकवाद का शिकार देश रहा है। इस वक्त दुनिया कोरोना संकट से तो जूझ ही रही है, साथ ही जिस तरह से इजराइल ने हमास के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रखा है, उसका असर भी दुनिया पर पड़ सकता है। देश की बहस में चर्चा है कि दुनिया के आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ी है। क्या हमास जैसे खतरनाक संगठन के खात्मे का वक्त आ गया है? तो इसी मुद्दे पर हमारी देश की बहस में आज का सवाल है। देश की बहस में आज का सवाल है, क्या इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है? क्योंकि इजराइल कह रहा है कि वो आत्मरक्षा कर रहा है। सबसे पहले रॉकेट से हमले, 100 से ज़्यादा रॉकेट से हमले उस पर हमास ने किए थे, और ये जब रॉकेट पर हमले हुए तो इजराइल का जो आयरन डोम है उसने इस हमलों को निष्क्रिय कर दिया, जिसके चलते भी कई लोग वहाँ पर मारे गए थे।
हाँ या ना में आप अपना जवाब दे सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो आप एक व्हाट्सएप बनाकर हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीधे मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ एहतेशाम हाशमी जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं। मेरे साथ RSN सिंह साहब हैं, जाने माने रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ माजिद हैदरी हैं जो कि एक कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ थोड़ी देर में तारिक फतेह साहब जुड़ेंगे। मेरे साथ थोड़ी देर में मेजर जनरल GD बख्शी जुड़ेंगे और मौलाना अली कादरी जुड़ेंगे। सबसे पहले सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं, बड़ा विश्व के अंदर दुनिया दो भागों में विभाजित हो गई है कि आखिरकार इजराइल ने जो कुछ किया वो ठीक है या नहीं? आपका क्या मानना है, इजराइल ने जो कुछ किया वो ठीक है? नहीं, मैं इसको थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। देखिए, पूरी दुनिया को ये बात, किसी बात में इसमें संदेह नहीं है कि ये एक जैविक युद्ध है जो ये पूरा कोरोना चल रहा है, चाइना के द्वारा अनलीश किया हुआ एक जैविक युद्ध है। पूरी दुनिया इसको मानती है। इसमें आप बिल्कुल आप इस पे निश्चिंत रहें। जो मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया मानती है, हर देश, हर यूरोपीय देश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सभी मानते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। वो पोजीशन नहीं ले रहे हैं। आज अगर आप ये हमारे राजनीतिक वक्ता भी ले आए अपने चैनल पे, वो भी इस बात को नहीं कहेंगे, क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है तो फिर आपको कार्रवाई करनी होगी। लेकिन हुआ क्या है कि इजराइल ने उस बायोलॉजिकल वॉरफेयर की घुंडी, उसकी चाबी इसने निकाल ली है। 90,000 की वहां संख्या है और उसके 6,000, 90,000 में से 6,000, 6,500 लोग मारे गए थे। उसके बाद उसने पूरे, उस पर मैं सुबह सुबह रोज देखता हूं ये पूरे वर्ल्ड का फिगर्स। अभी इजराइल ऑलमोस्ट उसने विजय पाली है कोविड पे। इसके आड़ में इजराइल पर को निशाना बनाया जा रहा था, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के आड़ में। उसने इस पर विजय पाली और अब वही जवाब, जिस तरह से चाइना अपना स्ट्रैटेजिक एम्स, ऑब्जेक्टिव ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर में अपना हासिल कर रहा था, जैसे कि हांगकांग का मसला हुआ, जैसे साउथ चाइना सी का मसला हुआ, जैसे लद्दाख का मसला हुआ, जैसे इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को उसने डिसरप्ट करने की कोशिश के उसका मसला हुआ। उसी तरह इजराइल ने कहा कि ये गेम हमने भी सीख लिया है और अब वो अपना गेम खेल रहे हैं। अब चाइना की तरफ से या जो उसके खिलाफ आ सकते हैं, उनकी हालत बहुत खराब है साहब। ईरान में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। ईरान की पॉपुलेशन कोई 8 करोड़ की है और रोज आप देख लीजिए 300, 350, 400 लोग मारे रहे। रूस की तो उससे भी बुरी हालत है। मुझे तो लगता है कि 14 करोड़ की पॉपुलेशन है, क्या रहेगा क्या बचेगा रूस का, मैं नहीं कहता हूं। और तुर्की की भी वही हालत है। तो ये मैं इसको एक शैडो देख रहा हूं बायोलॉजिकल वॉरफेयर का, जिसकी चाबी इसने उसकी चाबी ले ली है इजराइल ने, चाइना की तरह। और अब ये आप देख रहे हैं कि ये जैविक युद्ध के में 2 खेमे अभी बनते आ रहे हैं। ये कहाँ रुकेगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जान लीजिए कि आज ईरान, जो कि इसका जो पेट्रनेज देता है हमास को, वो किसी हाल में नहीं है कि उनको मदद पहुंचा सके। तुर्की नहीं मदद पहुंचा सकता है, रशिया भी उस हालत में नहीं है। और चाहे मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहूँ हूँ, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, कभी भी ईरान को इजराइल उसको परमाणु क्षमता हासिल करने में कभी भी उसको अलाउ नहीं करेगा, चाहे इजराइल को इसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। तो ये सारा बायोलॉजिकल वॉरफेयर का मामला है। अब बायोलॉजिकल वॉरफेयर में आप पूछेंगे कि ये युद्ध कैसे है। साहब, युद्ध में एक विक्टर होता है, यानी कि एक विजेता होता है और एक हारा हुआ होता है। आप देखिए ना, चाइना किस तरीके से फोटो जारी कर रहा है, किस तरह से बयानबाजी हो रही है वहाँ से। तो इसमें है, आपको एक तरफ रॉकेट दिखा रहे हैं ये चीन के ऑफिशियल मीडिया द्वारा, और दूसरी तरफ आप चिताएं दिखा रहे हैं।
उसने एक बड़ा मजाक उड़ाया कि हमने किस तरीके से अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट किया। तो ये युद्ध यहाँ नहीं थमने वाला है, और ऐसे भी मजहब की लड़ाई दुनिया में कभी न खत्म हुई है न खत्म होगी, ये आप जान लीजिए। ये लड़ाई हम और आप, जब 2000 साल के बाद जब यहूदी लोग वहां इजराइल में चले आए, तो साहब 2000 का हिस्टोरिकल मेमोरी हम और आप ये 2-4 सेक्युलरिज्म की बातें करके नहीं कर सकते। ये हकीकत है। दुनिया में हर युद्ध के पीछे मजहब या तो डायरेक्ट कारण होता है या इनडायरेक्ट कारण होता है, और ये हमारे और आपके चाहने से कोई शांति नहीं बहाली होने वाली है। ये युद्ध चलेगा, आने वाले कई सालों तक चलेगा। ठीक है, इसी का जवाब ले लेते हैं। बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, सीधे माजिद हैदरी के पास चलते हैं। माजिद हैदरी जी, आपका दिल फिलिस्तीन के लिए क्यों धड़कता है? भाई हमास पर कार्रवाई कर रहा है, हमास तो एक आतंकी संगठन है, ऐसी कार्रवाई से आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जी देखें दीपक भाई, आपका जो ये शो होता है पूरे विश्व में देखा जाता है। जैसे आपने आरएन सिंह जी को मौका दिया, मुझे भी मौका दीजिएगा बात करने का, ताकि दर्शकों को हकीकत पता चल सके। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं हमारे देश का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या इस मामले में स्टैंड है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 10 फरवरी 2018 को रमल्ला गए और उन्होंने वहां पे बयान दिया, एक वचन लिया। अरे आप माननीय और श्री बोल रहे हैं, क्या हो गया आज आपको? तबीयत ठीक है आपकी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ माननीय मोदी जी ने कहा क्या। तबीयत ठीक है आपकी? पैलेस्टाइन के साथ। और दूसरी चीज, हमारी जो माननीय मोदी जी बोल रहे हैं माजिद हैदरी, आज क्या हो गया उनको? देखिए दीपक भाई, मैं तो हमेशा मोदी जी का नाम आदर से ही लेता हूँ। आपके भी वैसे ही प्रधानमंत्री है, मेरे भी आपके खास नहीं है, मेरे कम नहीं है। तो मुझे अब मौका दीजिए बात करने का। तो ये पहले मोदी जी ने कहा कि मैं फ्री पैलेस्टाइन के नारे के साथ हूं, मैं ये शपथ लेता हूं। 2018 10 फरवरी की बात है। दूसरी बात, भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी साहिबा यासिर अराफात को राखी बांधी। तो भारत और फलस्तीन का बहन भाई जैसा पवित्र रिश्ता है। तीसरी बात, ये जो बेचारे हमस के जो सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, जो फलस्तीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ये दहशतगर्द इजराइल है, अब हम इसकी बात करें। बेचारे, देखिए आपने जो रॉकेट दागे वो बेचारे कैसे हो सकते हैं? देखिए वो भाई रॉकेट दागने वाले बेचारे कैसे हो सकते हैं, ये बता दीजिए भाई। हमास के आपके बेचारे रॉकेट दागने वाले, बम फोड़ने वाले, आतंकवादी कार्रवाई करने वाले, हमास जानते हैं ना आप क्या है? दुनिया का एक आतंकवादी संगठन है। वो बम फोड़ने से आतंकवादी है तो इजराइल ज्यादा बड़ा आतंकवादी है। 4000 उन्होंने अभी तक निशाने बना दिए बेचारे फलस्तीनियों पे। 250 के करीब वहां बेगुनाह मरे हैं, बच्चे भी मरे हैं, औरतें भी मरी हैं। मुझे आप बताइए, हमें इंसानियत के साथ इस वक्त खड़ा होना है कि दहशतगर्द इजराइल के साथ खड़ा होना है, जो कि अरब देशों में लंका है। रावण की लंका आज के दौर में अगर है तो वो इजराइल है। तो जो लंका, रावण की लंका का यहाँ पे भगवान राम की धरती से हुआ था, वही इजराइल का हाल होना चाहिए, क्योंकि वो दहशतगर्दी फैलाता है दुनिया में। विश्व में एक ही राष्ट्र है जो दहशतगर्दी फैलाता है, उसका नाम इजराइल है। और ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं फ्री पैलेस्टाइन के साथ। माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी साहिबा को यासिर अराफात सिस्टर कहते थे, भरी सभा में सिस्टर कहते थे। ये आप लोग आज फलस्तीन के खिलाफ कहां से हो गए अचानक? 2 साल में आरएसएस ने ऐसी क्या यहाँ साजिश चला दी कि आज आप लोग बताएंगे कि हम लोग इजराइल के साथ हैं? इजराइल होता कौन है? हमस को दहशतगर्द। आपको याद है इजराइल की आजादी किसने कराई थी? भारत के सैनिक गए थे। माजिद हैदरी जी, आपको पता है इजराइल को आजादी दिलाने के लिए वॉर ऑफ हाइफा हुई थी और वहां पर भारत के सैनिक गए थे। आप कभी दिल्ली आकर तीर मूर्ति देखा है? वो वही सैनिक है जिन्होंने इजराइल को आजादी दिलाई थी। भारत का ऐतिहासिक कनेक्शन है इजराइल से। दीपक भाई, मैं जानता हूं आपने दुनिया भर में रिपोर्टिंग की, आप इजराइल मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन एक बात आपको बता दूं, इजराइल एक छोटी सी जगह इजराइलियों को रहने के लिए दी गई थी, उन्होंने पूरे फलस्तीन के बेचारों की जमीन पे कब्जा कर लिया। ये मामला ऑक्यूपेशन का है। ये जो बेचारे फलस्तीनी गरीब है, वहां पे मैं धर्म की बात नहीं करूंगा, इसमें जो फलस्तीनी गरीब है उन पे इजरायली दहशतगर्दों ने कब्जा किया हुआ है, उसकी तो बात कीजिए। जो 250 बेगुनाह मरे उनकी निंदा तो कीजिए। हम और तो क्यों इंसानियत वाला ये देश है, हमास के, चलिए मैं इस बात पर आगे आऊंगा कि हमास के लोग बच्चों पर क्यों, बच्चों के पीछे जाकर क्यों चुप जाते हैं? स्कूलों में अपने आतंकवादी संगठन क्यों बना लेते हैं? लेकिन तारिक फतेह साहब, इजराइल बेचारा है, इजराइल को मानवता के हिसाब से पूरी दुनिया से समर्थन मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है तारिक साहब? खैर बेचारा तो नहीं है इजराइल, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि फलस्तीनी लीडरशिप ने कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा है जिसके अंदर उनको अपना नुकसान ना हो। देखिए 1947 और 48 में ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ,
और ब्रिटिश पैलेस्टाइन का पार्टीशन हुआ। आप जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि पैलेस्टाइन जो वर्ड है ये यहूदियों का सिंबल था, अरबों ने लफ्ज पैलेस्टाइन यूज ही नहीं किया 1936 से 40 तक। उससे पहले भी हर्जोग की ज़माने की पोस्टर्स जो हैं मेरे पास पड़े हुए हैं जिसमें लिखा लेट्स गो टू पैलेस्टाइन। 48 के अंदर जब पैलेस्टाइन का डिवीजन हुआ उससे पहले ब्रिटिश मैंडेट का पैलेस्टाइन ट्रांस जॉर्डन एक आर्टिफिशियल मुल्क बना चुके थे अंग्रेज, जिसमें उन्होंने हिजाज के बादशाहों को ठहरा दिया, ये जो किंग हुसैन वाले बैठे में, और उसमें भी देखा कि उनकी माओं को अंग्रेज होना जरूरी होता था, वरना जिस प्रिंस तल्लाल की बीवी पाकिस्तानी थी उन्होंने कहा ये कचरा हमें नहीं चाहिए, हमारा बादशाह अरब होगा, अंग्रेज जरूर हो लेकिन अरब होना चाहिए। तो प्रिंस तल्लाल जैसा दानिश्वर आदमी उसको हटा दिया गया। ये एक साइड ट्रैक है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल मुल्क बरतानिया और फ्रांस ने साइक पीको अकॉर्ड करके आप जहां भी बॉर्डर स्ट्रेट लाइन मिलेगी वहां आपको गड़बड़ नजर आएगी। जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, ये तो मुसलमानों के कुरान के अंदर क्लियरली सूरह 5 नंबर 21 में कहा गया है कि अल्लाह ताला ने मूसा से कहा कि ये ज़मीन तुम्हारे लोगों के लिए है, इससे पीठ अपनी नहीं मोड़ना। तो ये रिलीजियसली इस्लामिकली तरीके से मुसलमानों को ये बात, उनका हक उस पर नहीं बनता जहाँ पे उन्होंने खुद एडमिट करते हैं कि हमने फौज भेजी और अरबों का जो कोई ताल्लुक नहीं था बिब्लिकल लैंड से, हजरत उमर के ज़माने में हमने कब्जा किया और उसके ऊपर मस्जिद अक्सा बना दी, वो नाम रेट्रोएक्टिवली रख लिया ताकि बाद की चीज़ें प्रूव हों। मौजूदा मसला सिर्फ ये है कि इसका धर्म वरम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कैंप डेविड और ऑस्लो अकॉर्ड्स के तहत लेजिटिमेसी है कि पैलेस्टाइन एक स्टेट बनेगा। मुसीबत यह है कि जिस इजराइल के अंदर लेबर पार्टी एक ज़माने में बहुत बड़ी जमात होती थी जिसका मंसूबा ये था कि फ़लस्तीन का स्टेट हो और 2 स्टेट सोल्यूशन हो, वो लेबर पार्टी अब तितर बितर होकर बहुत छोटी हो गई है और अब वहाँ इजरायली राइट विंग या नेतन्याहू का दौर समझिए वो है। जो फ़लस्तीन के लीडर हैं वो इलेक्शन कराते हैं 5 साल के लिए प्रेसिडेंट महमूद अब्बास का। आज 15 साल हो गए हैं महमूद अब्बास अपनी गद्दी नहीं छोड़ते। उसी इलेक्शन के अंदर गाजा में हमास ने हर फतह के एक्टिविस्ट को और लीडर को छतों से फेंक के, सड़कों पे गाड़ियों के पीछे उनको बांध के, एवरी मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट फतह मूवमेंट वाज किल्ड। एक नहीं बचा फतह मूवमेंट का। और ये हमास भी इसराइल की जान को इसलिए आ रही कि इन्होंने मौलाना यासीन को आज़ाद किया था कि जाके अरफात की ऐसी तैसी करो, वो जान को आ रहा है। इस वक्त सिर्फ ये मसला है कि हमास वर्ल्ड वाइड इज नोन एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमास को सपोर्ट करने वाला आदमी दुनिया में टेररिज्म को सपोर्ट करता है, ये क्लियर बात है। कभी वो आप फ्रांस के अंदर गला काटने पे तैयार होता है और ये आमतौर पे आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिलेंगे या इंडिया के मुसलमान मिलेंगे, बाकी ऐसा नहीं है। बाकी हर शख्स लड़ रहा है फॉर द राइट ऑफ पैलेस्टीनियंस टू हैव अ स्टेट इन अग्रीमेंट विद द स्टेट ऑफ इजराइल। ये तो नहीं हो सकता कि आप इजराइल को रिकग्नाइज ना करें और कहें कि हम स्टेट बनाएंगे। अरे भैया, तुमने रिकग्नाइज कर लिया तो तुमने कहा कि मैं भाई साहब मैं रिकग्नाइज करता हूं, तू इनके ऊपर बम मारे जा। तो जब पैलेस्टीनियंस एक जमात में नहीं हो सकते हैं तो वो इजराइल को क्या कह रहे हैं कि हमें स्टेट दो। इसराइल को अब वो नेक परवीन आ गई है आसमान से जो भला करेगी, वो दे विल टेक देयर केस स्ट्रांगली बिकॉज उनको पता है कि मौत जिनको प्यारी है वो तो बच्चे बच्चों को कह रहे हैं बेटा हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। दे नो इट कि सुसाइड बॉम्बर्स पैदा ही यहां से हो रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान इसी सवाल को अली कादरी जी के पास ले जाता हूं। मौलाना साहब मुझे बताइए, हमास तो एक आतंकवादी संगठन है, अगर इजराइल कार्रवाई कर रहा है उसके खिलाफ तो फिर उस पर आपत्ति क्यों? फिर मैं जनरल बख्शी के पास जाऊंगा। दीपक जी हर वक्त की तरह मुसलमानों के खिलाफ तैयार है, मोर्चा बनाए हुए।
और एक पैनलिस्ट में लाकर एक बेवकूफ को बिठा लिए हैं जो हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। आपको इस्राइल की आतंकी गतिविधियां नजर नहीं आ रही? मासूम बच्चों को मार दिया जा रहा है, नमाजियों को मार दिया जा रहा है, खवातीन को मार दिया जा रहा है। अरे कौन मरवा रहा है? की आतंकी हमास मरवा रहा है और आप यहाँ गाना गा रहे हैं? अरे अपना वो लोग हक मान, अरे पागल को खामोश बिठाइए, मैं बोल रहा हूँ ना, जब से मैं इसकी सुना ये को खामोश बिठाइए। ये टोपी उतार दिया करें सर कभी। वो हमारे सम्मानित पैनलिस्ट अली कादरी जी, शब्दों पर संयम रखिए। मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा वरना। शब्दों पर संयम रखिए प्लीज। ना कोई संयम नहीं रखा जाएगा, ये सम्मानित है ही नहीं, ये भगोड़ा है, इसको क्या सम्मान देंगे हम? ये भगोड़ा है। मैं तो कह दिया था आपको कि इसके साथ मुझे डिबेट में मत बुलाइए। ना 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 ना, ना। मैं आपको ये बोलने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं सीधे जनरल बख्शी के पास चलूंगा। जनरल बख्शी, इतनी नफरत क्यों? देखिए साहब, बात बड़ी सीधी है। ये सारा मसला, ये लफड़ा क्यों शुरू हुआ? हमास ने 3 से 4 हजार रॉकेट इजराइल के रिहायशी इलाकों पर, इजराइल की औरतों बच्चों पर डाले हैं, दागे हैं। ठीक है साहब, क्या डू यू नॉट गिव द राइट टू एग्जिस्ट टू इजराइल? क्या आप इजराइल का राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं? आप कह रहे हैं कि हमास को इजराइल में औरतें बच्चे मारने का पूरा हक है, लेकिन इजराइल रिटेलिएट नहीं कर सकता, अपना सेल्फ डिफेंस में एक्शन नहीं ले सकता। ये क्या तमाशा है साहब? ये तमाशा क्या है? देखिए, जो आप इतनी कहानियां जड़ रहे हैं, 1948 में इजराइल को यूएन ने सैंक्शन दी थी बनने के लिए, रिकॉग्नाइज किया था, और जैसे ही इजराइल बना तमाम अरब मुल्क मिल पे उस पर चढ़ाई कर बैठे ताकि उसको बिल्कुल मिलिया मेट कर दिया जाए, जिस तरह भूत कर दिया जाए। उल्टे बास बरेली को पड़े, इनको मार पड़ी, फिर उन्होंने 67 में ट्राई किया, दोबारा मार पड़ी, और इजराइल ने अपनी जो है इलाके को बढ़ाया ताकि उसको कुछ डेप्थ मिले डिफेंस के लिए। 73 में फिर ट्राई किया, फिर पिटे। 73 के बाद जो मेन अरब मुल्क थे, इजिप्ट और सीरिया, उन्होंने कहा साहब हमारी तो बस हो गई है, फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ते लड़ते अब हम नहीं लड़ेंगे। उन्होंने इजराइल से संधि कर ली, शांति कर ली। सऊदी अरेबिया और कतार अब शांति कर रहे हैं। ये मर्चें लग रही हैं तुर्की को और पाकिस्तान को। ठीक है साहब, क्योंकि तुर्की अब खलीफा बनना चाहता है, खलीफेट को फिर वो खड़ा करना चाहता है, इसलिए उसने उकसाया है हमास को कि वो जाके फिर से ये लड़ाई छेड़े जिसमें फिलिस्तीनी मरे। देखिए, आई फील सॉरी फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टीन, लेकिन आई डोंट फील सॉरी फॉर हमास। हमास मरवा रही है फिलिस्तीनियों को बेचारों। हमास के सारे हेडक्वार्टर जो हैं फिलिस्तीनी स्कूलों में लगाए गए हैं, अस्पतालों में, मस्जिदों में जाके लगाए, ताकि जब इजराइल काउंटर स्ट्राइक करे तो वो दुनिया भर में छाती पीटते रोते रोदाली की तरह जाए, मार दिया मार दिया मार दिया। शुरू किसने किया? आपको अगर नहीं पिटने का शौक तो आप लड़ाई क्यों शुरू करते हो? आप रॉकेट क्यों दागते हो, वो भी रिहायशी इलाकों पर? ये टेररिस्ट वे ऑफ फाइटिंग है। जेनीवा कन्वेंशन कहती है कि आप सिविलियन इलाके नहीं टारगेट कर सकते। इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि वो कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन करे। 9 टॉप हमास कमांडर मार डाले हैं, जिसमें उनका चीफ इंजीनियर इन चीफ शामिल है, जिसमें उनका जो साइबर का जो हेड है वो शामिल है, जो रॉकेट्स का पूरा इजाद करता है वहां पे वो शामिल है, और जो उनका टॉप बॉस है उसके और उसके भाई के बंगले उन्होंने तबाही कर दी। फिर इजराइल ने रूज किया, उसने देखा कि ये लोग तमाशा कर रहे हैं, सिविल पॉपुलेशन के साथ मिल के ये दुनिया भर में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मार दिया, देखो हम कितने मासूम हैं, हमारी पिटाई होगी। ये नहीं बोल रहे कि लड़ाई हमने शुरू करी, पंगा हमने लिया, रॉकेट हमने दागे। 4000 रॉकेट कोई मजाक है साहब? उसके बाद साहब ये इजराइल ने जमीनी हमले का डिसेप्शन प्लान बनाया, और जब ये टनल में घुसे तो वहां ठोका है टनल। अब इजराइल जो है, देखिए, ये आइडेंटिटी वॉर है, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसे युद्ध जो हैं सालों साल चलते हैं और बहुत विशेष होते हैं।
तो आप बोल देना कि साहब सीज फायर करो। इजराइल भी कहता है साहब हम सीज फायर करेंगे। क्या गारंटी है कि 5 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद फिर रॉकेट नहीं दागने शुरू हो जाएंगे? एक नई खेप तुर्की से आएगी या ईरान से आएगी और दिन हमारे सिविलियंस पे ताके। मैं इसी सवाल को जलबख्शी, मैं इसी सवाल को एहतेशाम जी के पास ले जाना चाहता हूं। एहतेशाम जी मुझे बताइए, हमास ने आखिरकार सबसे पहला हथियार तो उसी ने चलाया ना। हमास ने 3000 के आसपास रॉकेट इजराइल के जो रिहायशी ठिकानों थे उस पर क्यों डाले? अगर डालेंगे, अगर मारने की कोशिश करेंगे इजरायली लोगों को, यहूदियों को, तो वो तो रिटेलिएट करेगा और पूरी दुनिया का समर्थन उसके साथ है। देखिए दीपक भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। ये टाइम लेकिन जैसा बाकी लोगों को विस्तार में मिला है, मुझे भी वैसा ही मिलना चाहिए। मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूं कि एज ए लॉयर में अगर आप बात करूं आपसे, तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो भी ये एक्ट हुआ है, जो भी ये जेनोसाइड हुआ है इजराइल की तरफ से, ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन है दीपक भाई साहब, और मैं जनरल बख्शी जी को भी ये हाथ जोड़ के बात बताना चाहूँगा, और भी जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, तारिक साहब बैठे हैं, उनको भी बताना चाहूँगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने अपने डॉक्यूमेंट में, जो कि गूगल पे अवेलेबल है दीपक भाई साहब, आप देख सकते हैं, वहाँ पे बोला है कि इजराइल जो है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, और जिनको भी वो अरेस्ट कर रहा है उनका फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, उनकी आर्मी कोर्ट में ट्रायल हो रही है। आप देखेंगे दीपक भाई साहब, 2100 पैलेस्टीनियंस की डेथ हुई, जिसमें 500 बच्चे थे, और अल अक्सा मॉस्क पे भी हमला किया गया। जबकि इजराइल के पास इस बात का कोई डेटा नहीं है कि कोई भी आतंकवादी अल अक्सा मॉस्क में छुपा हुआ था। 500 बच्चे जो मारे गए हैं इजराइल के अटैक में, उसमें से कितने बच्चे आतंकवादी थे, इस बात का डेटा कहां है दीपक भाई साहब, बताइए। और एक बात और, मैं महत्वपूर्ण बात आपसे बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान, मुझे ये तो बताइए, अगर हमास के आतंकवादी स्कूलों में छिप जाएंगे तो क्या होगा? कोलेटरल डैमेज होगा कि नहीं होगा? मुझे बोलने का मौका दीजिए, आपको अपनी चांस मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैलेस्टीनियन का सपोर्ट कर रही है, और हमने इंटरनेशनल फोरम पे पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इजराइल के खिलाफ है। आप देखेंगे कि इजराइल के प्रेसिडेंट ने जो फ्लैग अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किए थे, उसमें इंडिया का फ्लैग नहीं था। तो दीपक भाई साहब, बीइंग एन इंडिया जर्नलिस्ट, आई थिंक इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट द क्लेम ऑफ इंडिया। दैट्स माय से। मैं क्या जवाब दे सकता हूं ना? मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो आतंक फैलाएगा, जो हत्याएं करेगा बिना मतलब की, मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं हमास के साथ नहीं खड़ा हो सकता। तारिक फतेह साहब, आपको जोड़ना चाहूंगा, क्या वाकई में इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है? फिर सिंह साहब के पास जाऊंगा। इंडिया में जो कोरोना की वजह से 500 जर्नलिस्ट मरे हुए हैं, उनके बारे में आप डिबेट करते हैं। भारत के जर्नलिस्ट आपके भाई नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि जिस इंसान के घर में आग लगी हो, वो पड़ोसी के बारे में चिंता करे, उससे बड़ा बेवकूफ इंसान अरे ये आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उस नारंगी संतरे के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि उसके स्टेटमेंट, अरे आपने अपने सवाल का जवाब नहीं देना चाहते? अरे आपसे मैं आर्गुमेंट कर लूंगा एहतेशाम भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तारिक साहब को बोलने दीजिए, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास, बहुत वक्त है हमारे पास अभी। पैलेस्टाइन का स्टेट होना इजराइल भी मानता है, दुनिया भर रिकॉग्नाइज करती, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन है यूनाइटेड नेशन में, इससे कोई इनकार ही नहीं कर रहा कि फलस्तीन का स्टेट 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। ये तो अकॉर्ड हो चुका ओस्लो के अंदर, कैंप डेविड पे आ गए। जब अनवर सादात गए वहाँ जेरूसलम प्राइम मिनिस्टर शमीर से मिलने, किस्सा खत्म हो गया कि पैलेस्टाइन होना चाहिए नहीं। जब ये तय है कि फलस्तीन एक स्टेट बनना है, अब सिलसिला है कि कैसे बनेगा, जबकि एक हिस्सा फलस्तीन का जो है उसने दूसरे फलस्तीन के हिस्से के हर लीडर का कत्लेआम किया। फतह के हर लीडर का स्लॉटर हुआ गाजा में, और जो आपकी ये ईरान की जो बैकिंग है आपके हमास की, इसमें आप देखिए कि वो लोग जो आज तक यमन में हजारों के हिसाब से लोग शिया सुन्नी लड़ाई में एक दूसरे से मार के मर रहे हैं, वो शिया गवर्नमेंट जाके शरारत क्या करी कि हमास को
रॉकेट दे रही है कि उनका साबित हो कि वो अरबों से ज्यादा बड़े अरब हैं। ये बेईमानी की सोच जो है, दिस इज द बेसिस के ट्रस्ट कोई नहीं करता। किसी इस्लामिक कंट्री को दुनिया के किसी लेवल पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि झूठ बोलना एक अपना आर्ट फॉर्म बना लिया है कि हर शख्स को दूसरी गलत गलत बातें बताओ। जब ये इजराइल ने आप कहानी ना सुनाइए। अरे आप ना सुने, कथा सुनने नहीं आए हैं ना आप ना सुने। आपको जो आग लगी है इजराइल के साथ शॉर्ट में बताइए। देखो भैया, जो अल्लाह पीछे साइन लगाया हुआ है ना तुमने, उससे मांगो कि सच बोलने की हिदायत करे तुम्हें। सारी जिंदगी झूठ बोल बोल के हिंदुस्तान के झूठों पे लानत है। आप बताइए आप किसके साथ हैं? आप इजराइल के साथ हैं या इंसानियत के साथ हैं? सिंपल सवाल है। मुझे एक बात, क्या फलस्तीनियों को सेल्फ डिफेंस का हक? अरे मैं बताता हूं, हमास वाले सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते बेचारे। थोड़ी सी आतिशबाजी की आप लोगों को मिर्ची लग गई। तरीका है। लेट मी आंसर द क्वेश्चन। सिविलियन एरिया पे मेरे भाई बात नहीं, मुझे जवाब देने दें। मैं किस तरफ हूं, दैट इज अ सेपरेट इशू। मुझे यह पता है कि आप हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए हिंदुस्तान के जमीन के नीचे किश्ती में सुराख कर रहे हैं। आपका ताल्लुक हिंदुस्तान से है ही नहीं, क्योंकि आप अपने बच्चे का नाम तैमूर रखते हैं, सड़कों का नाम औरंगजेब रखते हैं। आपने हिंदुस्तान को लूटने वालों को अपना बादशाह समझा हुआ। अब उसको छोड़ दीजिए। जिन मुसलमानों ने हमला किया मस्जिद अक्सा पे, पहले हजरत उमर फौज लेके गए, यहूदियों के इलाकों पे हमने मस्जिद बनाई, गोल्डन डोम हमने बनाया। जब मक्का के ऊपर लड़ाई चल रही दो खलीफाओं के बीच में कि मक्का के अंदर हज बंद कर दिया, उसका काबा तोड़ दिया और डोम ऑफ द रॉक बना दिया कि ये इस पे हज होगा। और फिर 12 साल आपने हज किया, मक्का बंद और ये गोल्डन डोम शुरू। क्यों नहीं अपनी किताबें खोल के पढ़ के सुनाते? क्या क्या बदतमीजियां की हैं हमने इस्लाम के नाम पे। आज वही झूठ आप बोल रहे हैं यहाँ टीवी के ऊपर आके कि इसका क्या ताल्लुक है और उसका क्या ताल्लुक है। आपको जरा भी शर्म हया होगी? आप इंसानियत के अरे साथ भाई हैं, इजराइल के साथ हैं? आप शॉर्ट में बताइए। आप घुमा रहे हैं इधर से लंदन से टोक्यो, टोक्यो से जापान जा रहे हैं आप। अरे क्या इजराइल में इंसान नहीं रहते? मुझे बताइए ना, इजराइल में इंसान नहीं रहते? माजिद हैदरी, इजराइल में इंसान नहीं रहते क्या? जिन पर रॉकेट हमले होते हैं, जिन पर आत्मघाती हमला होता है, वो इंसान नहीं है क्या? सेल्फ डिफेंस का हक नहीं है हमारे बेचारे हमास वाले, सेल्फ डिफेंस का। आतंकवादी संगठन इनके लिए बेचारा है। आतंकवादी संगठन माजिद हैदरी के लिए बेचारा है। सपोर्टर हिंदुस्तान में हमास क्या है बताइए ना? बताइए मुझे। हमास के सपोर्टर हिंदुस्तान हमास के बेचारों के पास हथियार भी अच्छे नहीं है। अरे बेचारे क्या पटाखे फोड़ते हैं, वहाँ आतिशबाजी करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। जलबख्शी साहब बताइए, 3000 रॉकेट फेंकने वाले माजिद हैदरी कह रहे हैं कि बेचारे हमास वाले। और ये भी बताइए, वो कह रहे हैं बेचारे हमास वालों के पास हथियार नहीं है। जलबख्शी, देखिए फिर मैं मौलाना कादरी के पास जाऊंगा। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं, अभी कह रहे थे ये माजिद हैदरी की क्या हमास वालों के पास सेल्फ डिफेंस का तरीका नहीं है? आपका सेल्फ डिफेंस का तरीका है कि 4000 रॉकेट लेके सिविलियन के ऊपर दागो। ये कौन सा सेल्फ डिफेंस है? इजराइल की फौज से लड़ो, इतना आपको शौक है लड़ाई का तो आप उनके औरतें बच्चों के ऊपर वार करो। फिर आप जब आप पे पलटवार हो आपकी हमास की फौज के ऊपर, तो फिर आप दुनिया भर में रुदाली की तरह रो, मार दिया। देखिए बेचारे हमास वालों पे हमला नहीं हो रहा, इजराइल तो वहाँ पे बेगुनाह लोगों पे हमला कर रहा है। 50 महिलाएं मरी हैं, 75 बच्चे मरे हैं अभी तक। क्या गलती थी उनकी? आप निंदा कीजिए। आज आप बोलिए इजराइल को नहीं रहने का हक है, वो दहशतगर्द मुल्क है। जनरल साहब आज इंसानियत का साथ दीजिए। आज यहाँ धर्म की बात नहीं हो रही। डेफिनेशन तू देगा। अरे क्यों नहीं हो रही? 20,000 फलस्तीनी को बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आऊंगा आपके पास। कर रहा है। 1 मिनट चौरसिया जी, मुझे जरा मेरी बात कंप्लीट करने दी जाए बगैर ये चिल्ल गाँव के। मैं देखिए साफ कहना चाहता हूँ, बिल्कुल करिए। देखिए मैं साफ कहना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे कि भारत फिलिस्तीन के साथ, बिल्कुल साथ है, फिलिस्तीन के लोगों के साथ है, अवाम के साथ है। हमास को किसने बनाया है? कौन सी इलेक्शन हुई है वहां जिसमें हमास को फिलिस्तीन के लोगों ने चुना है?
अभी कुछ दिन पहले जनरल असेंबली में डिबेट हो रही थी, एक फिलिस्तीनी ने वहां बोला कि साहब हमास को किसने चुना, हमास तो हमको मरवा रही है, बच्चों औरतों को आगे करके पीछे आड़ ले रही। ठीक है साहब, और उसके बाद आप दुनिया भर में हमको नैतिकता, मोरालिटी और ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाते हैं। बकवास ना करो, ये प्रोपेगेंडा बहुत हो गया है, बहुत हो गया ये प्रोपेगेंडा। एक तो अगर आप नहीं पिटना चाहते, नहीं मरना चाहते, तो छेड़ते क्यों हो? रॉकेट किसने पहले फायर किए? आप धमकी दे रहे थे पहले रॉकेट फायर करेंगे, रॉकेट फायर करेंगे, और ये आला खासा के ये जो सारा बातचीत हुई है उसके पहले से ये लोग रॉकेट फायर कर रहे हैं। 32 रॉकेट उसके पहले फायर कर चुके हैं। अब तो बराज लगा दी साहब, ईरान से आए, तुर्की से आए, सब जगह से इनको रॉकेट मिल रहे हैं, खालीफेट बनाने के इनके ख्वाब है। अरे हर लड़ाई में पिटे, कुछ तो शर्म करो। दीपक भाई, लड़ाई एक बात कहूंगा मैं, ठीक है, 20 भी एक बात को मैं मौलाना अली कादरी के पास ले चलता हूं। तारिक साहब, मैं एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। मौलाना अली कादरी, बोलिए तारिक साहब, बोलिए। मैं कह रहा हूं 20,000 फलस्तीनियों को सितंबर 1977 में जियाउल हक की फौज ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद ब्लैक सितंबर बनी। मुझे एक तो हिंदुस्तान का कोई मुसलमान बताइए जिसने जियाउल हक के अगेंस्ट उस वक्त बोला हो या आज बोला हो कि दुनिया के सबसे बड़ा स्लॉटर पैलेस्टीनियंस का एक मुसलमान जनरल पाकिस्तान से, जो आपके अमृतसर से आया था, भगोड़ा वहां बैठा पाकिस्तान में आके इस्लाम नाफिज किया जॉर्डन में, और 20,000 पैलेस्टीनियंस वर किल्ड। किसी को पता है? अरे सुमन बुकमन उमियन, बस खामोश, नो टॉक अबाउट दैट। सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ अच्छा लगता है इनको। इतनी मर्दगी है, इतनी दिलेरी है, जाके क्यों नहीं लड़ लेते? वहां जब आप जाते हैं फौज में फलस्तीनियों के साथ लड़ने, तो वो कहते हैं भाई तुम हिंदुस्तान से आए हो, तुम सिर्फ टॉयलेट साफ करो या हमारा खाना पकाओ, तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारे बराबर से लड़ो। शर्म नहीं आती है? उनकी किताबों में क्या लिखा हुआ कि जो हिंदी अपने आप को अरब से बराबर समझे वो गुनाह कर रहा, ये लिखा हुआ आपकी तफसीरों में। और उसके बाद भी ऐसे उनके पीछे भागते हैं जैसे इनका। मौलाना अली कादरी के पास चलते हैं। मौलाना अली कादरी, लिखा हुआ है ऐसा बताइए। ये तो सबसे बड़ा झूठा है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। या आपका टेलीविजन पे बैठ के जो समझने आया बकबक करते रहते हैं। मुझे उसका मतलब कभी पढ़ा है? कुछ किताब खोलिए कभी। फलस्तीनियों के साथ जो हमारी हमदर्दी है वो मजहब की बुनियाद पर नहीं है, इंसानी बुनियाद पर है। और रहा जो अभी हमारे मेजर साहब जो कह रहे थे कि हमास ने रॉकेट दागा, तो हम ये मानते हैं कि हमास ने रॉकेट दागा, बिल्कुल दागा, जवाबी कार्रवाई में दागा। आप लोग तो जो है, जो आतंकवादी गतिविधियों में मुलव्विस है, उसको आप लोग क्लीन चिट दे रहे हैं, और जो मजलूम कौम है उसको आप लोग जालिम बताने के लिए तुले हुए हैं। जरा मौत से डरिए दीपक चौरसिया जी, हर एक को मरना है। सर, अंतरराष्ट्रीय तौर पर मौलाना अली कादरी क्या है? हमास क्या है? एक देश है, आतंकवादी संगठन, बताइए। हमास एक देश है, आतंकवादी संगठन, ये बताइए। अंतरराष्ट्रीय तौर पर यूएन के अंदर, अमेरिका के अंदर, भारत के अंदर हमास क्या है, ये बता दीजिए। समझ रहे ना? कोरोना की जद में चले जा रहे हैं सब। थोड़ा ऊपर वाले का पैदा कर लीजिए अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। गैर जरूरी के ऐसे काम मत कीजिए। हमास एक सेल्फ डिफेंस ग्रुप है, सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर है वो। वहां पर बेचारे बच्चों को मारा जा रहा है, मतलब कोविड-19 अल्लाह ने किया। मौलाना अली कादरी, मेरे एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए। हमास क्या है? हमास एक आतंकवादी संगठन है, हमास एक देश है जिसकी आप तरफदारी कर रहे हैं, जिसके आप प्रशंसा कर रहे हैं। हमास फलस्तीनियों का डिफेंस कर रहा है। अरे वो तो निहत के लोग हैं। इस्राइल तो आतंकवाद है, आतंकवाद भरा हुआ है वहां पर। आप लोगों को फलस्तीनियों से हमदर्दी नहीं है। अरे क्योंकि वो मुसलमान है, इतना क्यों जहर भरा हुआ है आपके दिल में? अबे भाई मुल्ला साहब, कभी गए हो? हमास के वीर जवानों को आप यहाँ दहशतगर्द कह रहे हैं? अलग हो जाता है। बताइए। मौलाना साहब तेल अभी में ही रहते हैं। दीपक भाई, आप हमास के वीर जवानों को कह रहे हैं दहशतगर्द। गुजरात से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है, उनकी राय लूंगा, फिर आगे चलूंगा सिंह साहब के पास।
ऋषिता बताइए क्या सोचते हैं आप हमास के बारे में? जी, पहले तो धन्यवाद दीपक जी आपका मुझे शो में बुलाने के लिए। और मैं बहुत देर से सुन रही हूँ कि काफी सारे लोग बड़े-बड़े दिग्गज हैं जो अपनी डेविड दे रहे हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, आतंकवाद को आप लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आतंकवादी संगठन तो सभी आतंकवादी ही होते हैं, वो किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं, बुरा ही करते हैं। तो आप सब लोग क्यों इतना समर्थन कर रहे हैं उनका? विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो नुकसान करते हैं देश का, ना कि भला करते हैं। और इजराइल तो एक शक्तिशाली देश है और मुझे लगता है अगर किसी भी देश पर कोई आतंकवादी संगठन हमला करेगा तो जाहिर सी बात है वो तो अपना बचाव करेंगे ही, इसमें बुरा क्या है? और हमें आतंकवादियों का समर्थन नहीं करना है। बिल्कुल सही कहा ऋषिता आपने, यहीं से मैं बात आगे ले जाता हूँ। सिंह साहब, अगर वो आत्मरक्षा में कर रहा है तो गलत क्या है? फिर लोगों के पेट में क्यों दर्द होता है सिर्फ मजहब के आधार पर? नहीं, इनका मानना है शायद कि वो जैसे हमारे पारसी लोगों को ईरान से भगा दिया गया था, तो उसी तरह उनको यहूदियों को भगा दिया जाए वहाँ से। और ये बात बताइए कि ये हम क्यों हम इज़राइल को मजहबी चश्मे से देखें? ना उन्होंने हम पर राज किया, ना हमारे औरतें उनके कारण जौहर हुई, ना उन्होंने हमारा वो माले गनीमत लूटा, ना हम पर जजिया लगाया। हमको क्या, हमारे लिए तो यहूदी जो है वो तो और पुराना है, ये तो 14 साल 100 साल पुराने हैं। ये हमारे पारसी लोग उससे भी पुराने, यहूदी उससे भी पुराने। तो हमको ये मजबूर ना किया जाए कि उस चश्मे से हम देखें, हम नहीं देखेंगे। किसी ने पहले देखा होगा, हम उसको नहीं देखेंगे। दूसरी बात, बिल्कुल एक तारिक फतेह साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, ये ज़ियाउल हक के बारे में। सबसे बड़ा अगर कोई कातिल था पैलेस्टीनियंस का, वो था ज़ियाउल हक। और मैं आपको बता दूं तारिक फतेह साहब, दैट वाज द टाइम व्हेन द अमेरिकन्स कल्टिवेटेड ज़ियाउल हक। शायद यहाँ पैनल पे लोगों को ये मालूम नहीं कि वो अपने आप को कट्टरपंथ इस्लाम को मानने वाला, वो he was cultivated by CIA and he was finally killed by CIA, used by CIA and killed by CIA। और आप जो इस्लामिक दुनिया का बहुत वो कर रहे ना, ये देखिए अरब, जैसा बख्शी साहब ने कहा, अरब नेशनलिज्म और जूइश नेशनलिज्म एक साथ खड़ा हुआ था कैलिफेट के खिलाफ, तुर्की के कैलिफेट के खिलाफ। आप उसके बाद ये बात को धर्म का मसला मत बनाइए, इंसानियत का मसला है। आप क्यों बैठे? ये इंसानियत का मामला है, आप धर्म को जबरदस्ती ला रहे हैं यहाँ पे। आप इस देश में धर्म के नाम पे आग लगाना चाहते हैं। ये आरएसएन सिंह जैसे लोग, हमें धर्म की बात नहीं इस मसले पर करनी है, इंसानियत का मामला है। नहीं, बिल्कुल है सर। वो देश का हिंदू है, मुसलमान है, मजहब के नाम पर ही तो आप फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, और क्या प्रेम है आपको? एक मिनट देखिए, आप पहले आप हमास के वीरों को आप उनको आतंकी ना कहिए, वो हमास के वीर हैं, वॉलंटियर हैं। एक मिनट सर, आपको पैलेस्टीनियंस के लिए तो इतना दर्द, हमास के लिए दर्द, कश्मीरी हिंदुओं के लिए आपको दर्द नहीं था? आप क्या बोलते थे कश्मीर में? इंतफादा मुसलमानों पे भी दर्द नहीं। नहीं, देखें पहले ये देखें दीपक भाई, हम अपने घर की बात करें, ये बहरूपिया बाहर से आप आदरणीय इसको बुला लेते हैं भगोड़ा साहब को, गलत बात है ये। सीखा आपने, पैलेस्टीनियन से पत्थरबाजी सीखा, और आप जब पिट रहे हैं, ये आपका दिल कभी कश्मीरी हिंदुओं के लिए नहीं धड़का साहब? अभी जो हमारा हर एक के लिए धड़कता है, पंजाब के किसानों के लिए भी धड़कता है, जो 400 से ज्यादा दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हुए मर गए बेचारे, आपका दिल उन बंगालियों के लिए भी तड़पता है, इसलिए उन महाराष्ट्र वालों के लिए भी तड़पता है। और आप ये याद रखिए, अरब देशों ने कैसे ऑक्सीजन भेजा। मुसलमानों में इंसानियत है, इससे धर्म की बात मत कीजिए। नहीं देखेगा आपको इजराइल ने ऑक्सीजन नहीं भेजा इस देश में, अरब देशों ने भेजा। पाकिस्तान को सपोर्ट किया था बांग्लादेश वॉर में, आपने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था बांग्लादेश वॉर में, अल्लाह ताला ने बांग्लादेश की जंग में ये सब पाकिस्तान के सपोर्टर थे। बिल्कुल सर। अरे हमें जो करना है हम करेंगे। हमारे को अरब देशों ने ऑक्सीजन भेजा, किसी इजराइल ने ऑक्सीजन नहीं भेजा इस देश को। कैसे भूल गए हम? अभी 15 दिन पहले अरब देशों से यहाँ ऑक्सीजन आया भारत के लिए। मेरे देशवासियों के लिए। सिंह साहब को कंक्लूड करने दीजिए। सिंह साहब कंक्लूड करिए, फिर बोलिएगा माजिद हैदरी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ बनता भी है वहां पे। चलो, लेकिन इतना बता दूं आपको कि इजरायलीज को दिमाग बड़ा है साहब, और उनके दिमाग से बड़े बड़े अच्छे चीजें
चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो या वेपन्स टेक्नोलॉजी या डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, हमको उनकी जरूरत है। हम अपने ताल्लुकात अच्छे रखेंगे ताकि हमारी जरूरतें महसूस हो। आप अपना मजहबी चश्मा अपने पास रखिए। आप पिट रहे, अगर पैलेस्टीन पिट रहा है तो हमको उससे भी गम नहीं। यहूदी को भी आप पीट दे तो वो भी हम उसको दूसरे चश्मे से देखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ जो बैठे हाय 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 कर रहे हैं ना, हम नहीं करने वाले हैं। और देखिए दीपक भाई, ये देश को भड़काने वाली बात कर रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं ना, ऐसे पैनलिस्ट को ना बुलाया कीजिए जो यहाँ पे धर्म के नाम पे जंग कर रहा है, फसाद कर रहा है। एहतेशाम भाई के पास चलूंगा। आप बहुत बोलिए एहतेशाम भाई, फिलिस्तीन को आपका समर्थन मजहब के आधार पर ही है ना, बताइए। हाँ, आपको इसीलिए बुलाया गया है इस प्रोग्राम में। सबको मालूम है कि आप मजहबी चश्मे से देखेंगे। और मौलवी साहब, ये कुतबा जाके पढ़िएगा कल के नमाज में। यहाँ ये टोपी पहन के यहाँ बेवकूफ नहीं बनाइए लोगों को। और हिंदुस्तान मजहबी चश्मे से नहीं देखेगा। सुनो, वो दिन अगर आ गया कि अगर वो दिन आ गया कि पारसी को ईरान लेना है, हम पारसी के साथ लड़ेंगे। अगर वो दिन आया कि हम पारसी लोगों के साथ ईरान को वापस लेंगे, हम उनके साथ लड़ेंगे। संतुलन खो चुका है आदमी। हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे, हम पारसियों के साथ लड़ेंगे। और पारसी लोग से आप माफी मांगिए। आप पारसी लोगों से माफी मांगिए। आप यहूदियों से माफी मांगिए कि उनको जमीन से आपने निकाल दिया। बदतमीज, अरे नंबर का बदतमीज है। ये देखो आ गया अपना औकात में, आ गया अपनी औकात में, आ गया अपनी, ये आ गया, ये आ गया, झंडे कराना है तो इसे देखें। आ गया। और ये पत्रकार साहब, आप क्या ऐसे बदतमीज के साथ बैठने की जरूरत नहीं है। अरे भैया सुनो, ये कौन है? आ गया अपने जिहादी औकात में। वाह वाह वाह, वेरी गुड, शाबाश भैया, शाबाश। मौलवी के साथ मौलवी, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है वाह रे मौलवी, वाह वाह रे मौलवी। और कुछ गाली बोल। मौलवी और मौलवी और क्या बात कीजिए। मैं भी तकलीफ कर रहा हूँ। क्या बात है मौलवी, क्या बात है? अरे वाह वाह वाह, अरे मौलवी, वाह रे मौलवी, वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे यार तू वहां जाके लड़ना, यहाँ क्यों जीप के साथ लड़ रहा है? ये हथियार तेरा है, जा उधर लड़। वाह रे मौलवी, वाह। कल कुतबे में पढ़ना, कल कुतबे में, कल फ्राइडे प्रेयर से कुतबे में पढ़ना, कुतबे में पढ़ना, वेरी गुड मौलाना साहब, जूता उठा के मारिए, मस्जिद में जाके शब्दों से जूते मारिए। की नमाज में यह बकवास कर रहा है। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए अपने एक दर्शक के साथ चलूंगा। भगत सिंह भरतपुर से मेरे साथ जुड़ गए, उसके बाद एहतेशाम भाई के पास जाऊंगा। भगत सिंह जी बताइए, क्या सोचते हैं आप इजराइल फिलिस्तीन के बारे में? सर मैं जैसा कि देख रहा हूं, इन लोगों को पता नहीं हमास के साथ कितनी हमदर्दी नजर आ रही है। मैं मौलवी साहब की सुन रहा हूं, इनकी जो बौखलाहट है ये आपको नजर आ रही है। पूरा आतंकवाद के साथ जो इनकी जो लगाव है ना, तो इससे मुझे लग रहा है पूरा देश इनसे, इनकी जो हरकतें इनसे बड़ा परेशान है। पूरा दुनिया इस आतंकवाद से विशेष रूप से परेशान है। सर्प कोई सा भी हो, सारे सर्पों में एक जैसा जहर होता है, इनको कुचल देना चाहिए। मेरा कहना है हमास जैसे संगठनों पे तुरंत बैन लगे और इनको नष्ट कर देना चाहिए संसार से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद बहस की शुरुआत होगी एहतेशाम भाई से। तो देश के बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात करें इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। इजराइल ने फिलिस्तीन पर जवाबी हमला किया है, हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है और इजराइल का कहना है कि अगर उस पर उंगली उठाने की कोशिश की गई तो वो ऐसे हमले जारी रखेगा। अब आगे क्या होता है इस पर सबकी नजर है, लेकिन भारत के अंदर भी इसको लेकर माहौल गर्मा गया है। फिलिस्तीन के कई सारे समर्थक हैं, कुछ लोग इजराइल का भी समर्थन करते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ एहतेशाम हाशमी जी हैं, हमारे साथ RSN सिंह साहब हैं, हमारे साथ माजिद हैदरी हैं, हमारे साथ तारिक फतेह साहब हैं और हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी साहब हैं। लेकिन सबसे पहले मैं दीपक के पास चलता हूं, मेरे दर्शक दिल्ली से जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कहेंगे इस मसले पर? सर सबसे पहले तो इन सब लोगों का शुक्रिया जो यहाँ पर इतना जो आप राष्ट्र की बात करते हैं यहाँ पर देश से रिलेटेड,
और मैं सर इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी मैं डिबेट देख रहा था तो मौलाना साहब जो बैठे थे ये इतनी बदतमीजी पर उतर रहा है कि इन्होंने पूरे देश के सामने ये दिखा दिया कि ये किस हालत से बड़े और इनकी तालीम किस प्रकार की है। इन्होंने इतने बड़े ऑफिसर्स, इतने जो देश के सामान्य नेता, सामान्य जो सिविल सर्विसेज में रहे हैं, RSN सिंह साहब, इतना गंदा उन्होंने बोला। और सर देश अब जाग चुका है और जान चुका है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ये तारिक फतेह इतने पढ़े लिखे इंसान है, इनको इतनी बदतमीजी से ये लोग बोलते हैं, इनके पास ज्ञान कुछ नहीं है, इनके पास शब्द कुछ नहीं होता। अंत में आके ये सब यही बोलना चाहते हैं। इजराइल के मुद्दे पर सर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह भारत को अपनी सुरक्षा का हक है, अपनी सीमाएं पर सुरक्षा करने का हक है, वैसे ही इजराइल को भी हक है। इजराइल को भी हक है। सीधे चलता हूं एहतेशाम जी के पास। एहतेशाम जी, अगर कोई आपके घर में घुस के आपको मारने लगे, रॉकेट के हमले करने लगे, तो हमास जैसी कार्रवाई तो बनती है ना, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ऐसा है दीपक भाई साहब कि ये एक टेरिटरी का झगड़ा है। इजराइल जो है वो इलीगल तरीके से पैलेस्टीन की ज़मीन हथियाना चाहता है और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। अब राइट टू सेल्फ डिफेंस इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज करता है। वही इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो सेल्फ डिफेंस है वो अप्लाई किया जा रहा है। और उस दौरान अगर कोई रॉकेट फायर हो रहा है या कुछ और अटैक किया जा रहा है तो वो इंटरनेशनल लॉ में जस्टिफाइड है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप खुद डिसाइड करिए दीपक भाई साहब कि पैलेस्टीन कब बना और इजराइल कब बना। पैलेस्टीन बनने की डेट क्या है और इजराइल बनने की डेट क्या है? मस्जिद अक्सा से इनको क्या प्रॉब्लम है? एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी इंटरनेशनल टॉपिक को आप हिंदू मुस्लिम डिबेट में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो आप कभी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। उसके बाद आपके जो पैनलिस्ट हैं इसमें तारिक फतेह साहब हैं, जिनको पाकिस्तान की किसी नुक्कड़ सभा में कोई नहीं बुलाता और आप इतने बड़े चैनल में इनको इन्वाइट करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये स्टूपिड इंसान ओपनली इंडियन मुस्लिम्स को डिफेम करता है और आप लोग सुनते रहते हैं। क्या चाहते हैं आप? हिंदुस्तान में अनरेस्ट क्रिएट हुई इसकी वजह से? तारिक फतेह जैसे लोगों को डिबेट से बाहर रखिए, तभी लॉजिकल कंक्लूजन पे आप पहुंचेंगे और एक अच्छी तरीके से डिबेट होगी। अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता आप पर। मैं एक बात कह सकता हूं इनसे कि इनको सड़क छाप जर्नलिस्ट पाकिस्तान का यहाँ पे आके बैठ के हिंदुस्तानी मुसलमानों को गाली देता है, ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी दीपक भाई साहब। मैं आपसे बहुत इज्जत के साथ कह रहा हूँ। अरे खामोश हो ना, ये मस्जिद नहीं है कि जब चाहे जिसको पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता, जिसको पाकिस्तान, अरे भाई आप जाए ना, आप पाकिस्तान प्रोग्राम में इसको नहीं इनवाइट करते हैं, आप इसको इंटरनेशनल भाई आपका है पाकिस्तान, क्या मजबूरी है आपकी बताइए? इनका है पाकिस्तान, आपका है भारत में इनवाइट करते हैं ना, अच्छी बातें करते हैं। आपको क्या दुख है? तो भारत में इनवाइट करते हैं ना, हमारा पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन है क्या? इन इंडिया, शेम ऑन यू तारिक फतेह। हाँ, शेम में हमको जाने दो भैया, तुम जिस किश्ती में उसमें सुराग कर रहे हो, दिन रात आप जैसे पत्रकार हिंदुस्तान को पाकिस्तान जैसे घटिया देश से कंपेयर करते हैं। अरे आप हैं घटिया, तभी तो आप लोगों ने पाकिस्तान बनवाया, यूपी और बिहार भी कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। पाकिस्तान का मसला आपने उठाया, मैंने नहीं। पूछता नहीं है, एक चिड़िया का बच्चा ऐसे नहीं क्या तकलीफ है पाकिस्तान डिबेट में बिठाते हो दीपक भाई साहब? अरे भाई खामोश हो जाओ। मुझे पाकिस्तान से ये तकलीफ है कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान पैदा करता है पाकिस्तान। अरे भैया जाओ पंक्चर लगाओ, और मैं नहीं चाहता तुम्हारे जैसे घटिया इंसानों की वजह से हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम हो। हाँ तो खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। अब इन्होंने देखो दीपक भाई कहाँ से बढ़ा कि पैलेस्टाइन पे ले आए लेके आते हो भाई, इसराइल। तुम्हें तो पैसा भाई खामोश हो जाए, इनका मुंह बंद करे, तुम्हारे पास कोई और काम तो है नहीं, तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? भाई बड़ा पैसा मिलता है हिंदुस्तान के लोगों को दिखाओ। तारिक साहब क्या वजह रुक जाइए, आपने कह दिया जो नहीं कहना था वो आपने कह दिया, लेकिन मैं आपकी आवाज फिर भी जाने दे रहा हूँ, सिर्फ तारिक फतेह साहब की आवाज। देखिए, इन्होंने कहा कि फलस्तीन और इजराइल में से पहले किसका नाम आया? अगर इन बेवकूफ हिंदुस्तानी मुसलमान के जैसे ये लीडर हैं, इन्होंने कुरान को पढ़ा होता तो कुरान के अंदर आयत 5:21 में क्लियर लिखा है कि अल्लाह ताला ने मूसा से कहा कि कुरान कहता है कि मूसा ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला से हुक्म है कि मैं ये जो यहूदी हैं ये सब जाएं, तुम्हारे लिए जगह मैंने चुन के रखी है और इससे पीछे नहीं हटना। ये क्लियर ये कुरान कहता है। लेकिन इन लोगों को कुरान से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम से। इनको हिंदुओं से दुश्मनी है, हनूद और यहूदियों से दुश्मनी है और हिंदुओं से। कुछ जगह ये छुपा के रखते हैं, कुछ जगह आप बोल देते हैं। अब मुझे इनसे बताइए
कि पैलेस्टाइन पहले आया या बना? मैंने कहा कि 1936 तक लव्स पैलेस्टाइन वाज अ जूइश वर्ड। कराने नहीं आते ए भाई, ना ना ना, खामोश। मंच पे हिंदू मुसलमान को लड़वाने नहीं आते। इसको आप अरे मैं बुलाया कीजिए। आप माननीय कर अमित रहे शाह जी हैं। ने कहा किसी घुसपैठिए को नहीं आने देंगे देश में। अरे भाई, जूते मार के निकालो इसको, घुसपैठिए को बाहर काम निकाल है। के। ये यहाँ हिंदू मुसलमान का फसाद कराने आता है। बना रहे हैं हिंदुओं को। तो देश से निकाल दिया पाकिस्तान से। बेशर्म इंसान, उन्हीं का खा रहे हैं, हिंदू मुसलमान का उन्हीं में दंगा थूक रहे कराने आते हो? कौन देता है तुम्हें पैसे? जिसमें खाते हो उसमें थूकते हो। कौन देता है तुम्हें पैसे दंगे कराने के लिए? खबरदार अगर हमारे मंच पे आए कभी हिंदू मुसलमान का फसाद कराने से यहाँ पे, पीछे हम सब भाई भाई हैं इस देश में। भैया, अल्लाह दफा हो जाओ। पीछे तुम्हारे लिखा Get out हुआ from the है। debate। तुम अल्लाह के बदतमीज नाम पे इंसान। धंधा कर रहे हो, पीछे लगाया हुआ है माजिद तुमने। हैदरी बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। नहीं, माजिद दीपक भाई, ये गलत बात है। माजिद हम इस हैदरी मंच जी पे सुन हिंदू लीजिए मुसलमान मेरी को बात। लड़वाने नहीं आते। हम इस आप देश में जाओ एकता चाहते हैं, पाकिस्तान। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की। अरे आप आप कृपया करके वैसे इंसान को बुलाइए जो यहाँ एकता की बात करे। हम अच्छी तरह जानते हैं आप कश्मीर में क्या कर रहे थे, किस तरह जी, टेररिस्ट सबको को पता है। सपोर्ट कर रहे थे। लो जी, जनरल सबको बख्शी पता है, को नंगे हैं हिंदुस्तानी आप। माजिद हैदरी भैया, पसंद नहीं, नंगे हो इनको तुम। पाकिस्तानी तारिक फतेह चाहिए भगोड़ा, हाँ, जो आईएसआई का एजेंट है। आप हिंदुस्तान की वफादारी करते तो बात थी ना, आपको तो पाकिस्तान का पासपोर्ट देना चाहिए था, जिस तरह हाँ, आप कश्मीर वो है आपके पास। देखें, आप कोई नहीं, कुछ माननीय बातें जनरल आप- बख्शी जी, आपके आप पास कोई है। नहीं होते मुझे जिस तरह- सर्टिफिकेट देने वाले। जिस तरह अरे तुम भैया, देश तेरे का पास है संविधान देता है। पाकिस्तान का पैरवी पासपोर्ट। करते देश का थे। संविधान सबसे जिस ऊपर तरह है। तुम भारत की फौज के खिलाफ आए दिन बात करते थे, हाँ? कोई नहीं बदतमीज करता लोग, मत बोलो, बेहुदा आप किस्म के। मत मेरा भी मुंह खुलाओ। और यहाँ बिल्कुल आप डिबेट को साइड ट्रैक कर रहे हैं। हम यहाँ बातचीत हो रही शांति है अमन की बात इजराइल करने आते हैं, देश को फिलिस्तीन, मजबूत गाजा, करने के लिए आते हैं, हमास। देश को कमजोर तुम्हारे करने क्या के लिए नहीं आते, क्या हिंदू क्या को मुसलमान से लड़वाएं। चौरसिया जी ये डिबेट हाईजैक कर रहे हैं। बात आज एक मिनट माजिद हैदरी साहब, सिर्फ तारिक फतेह साहब की आवाज जाएगी, मैं आपको अभी से बता देता हूँ। तारिक साहब कंक्लूड करिए आप अपनी बात। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फलस्तीन स्टेट बनेगा, और वो सिर्फ उस वक्त बनेगा जब कैंप डेविड और ओस्लो अकॉर्ड्स के तहत, जो दोनों इजराइल और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का एग्रीमेंट है, उसके तहत होगा। उसके खिलाफ ईरान लगा हुआ है और उसके खिलाफ कतर लगा हुआ है कि किसी तरह वो एग्रीमेंट ना हो। और इनको सबसे ज्यादा मदद मिलती है, ये जो आतंकवाद हैं, हिंदुस्तान के नॉर्दर्न इंडियन मुस्लिम। ये आपको तमिलनाडु, केरला वगैरह में नहीं मिलेगा। ये जो उर्दू के बोलने वाले हैं ना, ये कश्मीर और पंजाब जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, इनको तकलीफ है कि अमन क्यों होगा वहां पे, क्योंकि ये वहां जाके देख के आ चुके हैं कि इनका हर मस्जिद में हर जुम्मे को ये कहते हैं, या अल्लाह हमें कौमुल काफरीन पे फतह नसीब करे। हर मस्जिद में हिंदू को गाली देते हैं और उसके बाद चुप करके बाहर आ जाते हैं। हमने तो कुछ कहा ही नहीं। डिबेट में फसाद कर अरे जाने दो भैया, चलो भाई, किसी फप्पा और कुटन मुल्क माफी पे दो, होते हमें तो इस ठुकाई डिबेट में नहीं आया होती। करो। हमें यहाँ एकता चाहिए अरे देश में। तुम हमें कौन कोई हो? फसादी फप्पा तुम कुटन कौन हो नहीं कहने चाहिए। वाले? अरे तुम कौन हो बोलने वाले? पीछे अल्लाह अरे का मैं इस नाम देश का लेके नागरिक हूँ। बैठे हुए हो चुप करके, जैसे आपको अल्लाह कोई ताला हक नहीं तुम्हारा हमारे ही देश के है। अंदर बात करने का। घुसपैठिया नाम अरे रखा है बात आपका, करेंगे घुसपैठिया, कैसे नहीं? घुसपैठिया। क्यों नहीं घुसपैठिया अपनी करेंगे? औकात में रहो। अरे तुम कहाँ भगोड़ा जाओ घुसपैठिया। पाकिस्तान? तुम्हें दर्द है फसादी पाकिस्तान का? घुसपैठिया। जाओ भाई वहां जाके उर्दू अपनी जमाओ। ऐसे जूते पड़ेंगे पाकिस्तान में, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हें। इतने जाहिल नहीं है वहां पाकिस्तान में जितने आपने भरे हुए अपने कश्मीर के अंदर और यूपी बिहार के अंदर। जाइए किसी और जाके किसी और इलेक्शन में हिंदुओं को मारिए। ठीक और है, खुशी सीधे से जनरल नाचिए। बख्शी के पास चलता ममता हूं। जीत गई। जनरल बख्शी साहब, आप मुझे बताइए कि भारत से जो फिलिस्तीन को समर्थन मिलता है वो किस आधार पर मिलता है? पुरानी बात हम छोड़ दें कि यासिर अराफात ने क्या किया, क्यों सिस्टर कहा, अब उतने अच्छे ही संबंध हमारे इजराइल से भी है। हमारे संबंध दोनों से अच्छे हैं। और चौरसिया जी, मैं फिर दोहराता हूँ, भारत को फिलिस्तीन के लोगों से हमदर्दी है। आम लोग, औरतें, बच्चे बेचारे जो बेकसूर हैं, उनसे हमदर्दी है। हमको हमास से कोई हमदर्दी नहीं। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सारी फसाद की जड़ हमास है, जो कि 3-4 हजार रॉकेट दाग चुकी है इजराइल के रिहायशी इलाकों पर, इजराइल के सिविलियन पर। कोई मिलिट्री टारगेट नहीं हिट की, कोई मिलिट्री टारगेट नहीं हिट की। केवल और केवल औरतें, बच्चे, बूढ़ों पे वो रॉकेट दाग रहे हैं। ऐसी हालात में
कोई भी सिविलाइज्ड मुल्क को पूरा हक है, पूरा अख्तियार है कि वो अपनी आबादी को, अपने लोगों को, अपने शहरियों की जान बचाए। इजराइल बिल्कुल वही कर रहा है, और जब वो करता है वो अच्छी ताकत लगा के करता है। ठीक है साहब। और फिर ये रुदालियों की तरह रोना शुरू होते हैं। अरे भाई, अगर आपने केवल रोना है तो मत शुरू करो। और ये हमास के कराते हैं, वो बच्चों की आड़ लेते हैं, वो औरतों की आड़ लेते हैं। अपने हेडक्वार्टर स्कूलों में क्यों बना रहे हैं? अपने हेडक्वार्टर अस्पतालों में क्यों बना रहे हैं? अपने हेडक्वार्टर और अपने जो है ठिकाने वो जो है मस्जिदों में क्यों बना रहे हैं? ताकि जब इजराइल की रिटेलिएशन हो तो वो दुनिया भर को सामने दहाड़े मार के रोए, हाय मार दिया, हाय मार दिया, हाय मार दिया। और प्रोपेगेंडा वॉर विन करने के लिए आप बच्चों को कुर्बान चढ़ा देना चाहते हो। चौरसिया जी, आज इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे है। मासूम बच्चों के हाथ में पत्थर डालना, जैसे कश्मीर में डाले जा रहे हैं, जैसे फिलिस्तीन में डाले जा रहे हैं, बच्चों के हाथ में मोलोटोव कॉकटेल देना, उनको लड़ाई में झोंकना, ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। आप लड़ना चाहते हैं, सीधे तरीके से लड़े। हम हर बहादुर सिपाही की, चाहे इस देश का हो, उस देश का हो, कदर करते हैं। लेकिन जो बच्चों को आगे करके, औरतों को शील्ड बना के औरों को मरवाते, ऐसों के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं। मैं फिर कहता हूं चौरसिया जी, भारत के लोग, ठीक है, मैं सीधे इसी सवाल को लेकर, फिलिस्तीन के लोगों के साथ है, हमास के लोगों के साथ है। बिल्कुल सही आपने कहा, वो लोग नहीं है, हम हमास के साथ नहीं है। मैं सीधे चलता हूं एहतेशाम जी के पास। एहतेशाम जी, मुझे बताइए, सौम्या संतोष, केरल की एक नर्स जो इजराइल के अंदर काम करती थी, हमास के हमले में मारी गई। आप हमास को डिफेंड कर रहे हैं और सौम्या संतोष की जान जाने से आपको कोई अफसोस नहीं है? देखिए, किसी भी हिंदुस्तानी की या दुनिया में किसी भी इंसान की जान जाती है तो सब लोगों को दुख होता है। और मैंने दीपक भाई साहब हमास का सपोर्ट आपके चैनल पे नहीं किया, मैंने पैलेस्टीन के लोगों का सपोर्ट किया है कि उनका ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। हमास ने अटैक किया, ये आपको किसने बताया? किसकी कोर्ट ने बताया? ये बताइए आप। इंटरनेशनल कोर्ट में ट्रायल हुआ क्या? अगर इंटरनेशनल डिस्प्यूट है बिटवीन टू कंट्रीज, तो हु इज गोइंग टू डिसाइड दैट मैटर? तारिक फतेह जी डिसाइड नहीं करेंगे, बख्शी जी डिसाइड नहीं करेंगे। और जीडी बख्शी जी अपने दिल में क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे अलग सोचती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आपसे और हमसे ज्यादा अच्छे माइंडेड लोग हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पैलेस्टीन का सपोर्ट कर चुका है। इसके बाद आपको, आपके पास क्या बचता है कहने के लिए? बताइए। आपके 500 पत्रकार भाई हिंदुस्तान में मर गए, उनके लिए आपके दिल में संवेदनाएं हैं कि नहीं है? बताइए। उनके ऊपर डिबेट क्यों नहीं करते आप दीपक भाई साहब? लाखों करोड़ों लोग परेशान हुए, जिनको बेड नहीं मिला ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान गई, उनके लिए आपके दिल में संवेदनाएं हैं कि नहीं है? बताइए। उनके लिए आपके दिल में दर्द है थोड़ा सा भी कि नहीं है दीपक भाई साहब? बताइए आज हिंदुस्तान। नहीं। ठीक है, जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा इस मसले में, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे दर्शक मेरे सोच देखते हैं और उनको पता है मैंने किस किस मुद्दे पर डिबेट किया। जनरल बख्शी बताइए आप। एक मिनट बेटा, देखिए आप हिंदुस्तानी हैं, मेरे पत्रकार बंधु हैं। मैं फिर बताना चाहता हूं बेटा कि अगर आप रिहायशी इलाकों पर सिविलियंस पे रॉकेट का फायर खोलते हैं, वो गैर कानूनी है, जनीवा कन्वेंशन के पर खिलाफ, लॉज ऑफ वॉर का सिविलियंस पे अटैक किया इजराइल ने। सिविलियंस पे अटैक किया इजराइल ने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जीडी बख्शी साहब। सिविलियंस पे अटैक किया इजराइल ने। 500 बच्चे क्या टेररिस्ट है? बताइए आप। 500 बच्चे जो मरे हैं पैलेस्टीन के, क्या वो टेररिस्ट है? ये बताइए आप। याद रखिए जीडी बख्शी साहब, आप इतने बड़े ऑफिसर रहे हैं, आप बताइए हिंदुस्तान को कि आप ऑफिसर थे और आज भी ऑफिसर हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोला। जब आप बोल रहे थे जनाब तहजीब से, मैंने बिल्कुल बड़े एहतराम से सुना। आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए फिर बख्शी सर, हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रहा हूँ, 500 बच्चे जो कि पैलेस्टीन के मरे हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? बताइए, क्या वो आतंकवादी थे? देखिए आंकड़े आप जो है पहले तो 250 अरे भाई बेवकूफ इंसान, पहले पढ़ने जाके फिर यहाँ पे डिबेट करना, नहीं तो पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा तू। पहले डिबेट के अंदर पहले आप बोले फिर मैं जीडी बख्शी साहब से बात कर रहा हूँ, तेरे मुंह नहीं लग रहा हूँ, तू चुप रहे। अच्छा बिल्कुल ठीक है, तो मेरे प्लीज जरा फिर तहजीब से बात की जाए।
मेरे भी बाल सफेद हो गए हैं, कम से कम मेरे सफेद बालों की तहजीब से बात करिए एहतेशाम जी, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्या किसी माननीय न्यायाधीश के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? आपको बड़ा भाई मानता हूं, अगर करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, अपना सीनियर मानता हूं, पर इस घटिया इंसान के साथ तहजीब सर आप अपनी संस्कृति दिखाते हैं छोटे शब्द बोल के, आपकी छोटी सोच दिखाते हैं और कुछ नहीं। लेट्स गेट ऑन छोटी सोच और पाँव में मोच पत्रकारों को आगे नहीं बढ़ने देती। आप भी अपनी सोच को बैठे दीपक भाई साहब। मैं जो पत्रकार भाईजान मेरे यहाँ बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, भारत फिलिस्तीन के लोगों के साथ है। वी आर विद द पीपल ऑफ पैलेस्टीन, द सफरिंग पीपल ऑफ पैलेस्टीन, जिनके ऊपर बहुत कुछ कहर इस वक्त ढह रहा है। लेकिन वी आर नॉट विद द हमास who is the cause of that suffering of the people of Palestine. We are not with that Hamas जो कि 3-4 हजार रॉकेट सिविलियंस पे फायर करता है। अगर वो मिलिट्री टारगेट्स एंगेज कर रहे होते इजराइल में, I would have said right to private self-defense के लिए right to एक दफा निंदा कर दीजिए। पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है आपको। ठीक है, माजिद हैदरी सर हिला रहे हैं, लेकिन माजिद हैदरी जी कुछ नहीं होगा, इजराइल का आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कितना भी रुदाली रोल है, इजराइल अपने आप में कॉम्पिटेंट देश है। मैं गया हूं इजराइल, मैंने तेल अवीव भी देखा है, जेरूसलम भी देखा है, गाजा भी देखा है, और मैं आपको बता सकता हूं ये जंग चलती रहेगी इसी तरह, और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, और इसी तरह पिटते रहेंगे हमास के लोग। चलते चलते मैं बता दूं, हमने सवाल पूछा था कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, 95% लोग बोलते हैं हाँ। फिलहाल एक ब्रेक।